everyone, I again welcome you all to your very own आरू अंडरवे। ठीक है, तो आज हम आ चुके हैं अपना अगला वीडियो लेके। सो योर वॉइस टू मैरिटाइम मास्टरी एंड आई एडिट मच श्री विवेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एज आई टोल्ड यू बिफोर इन मेनी वीडियोज अबाउट हु आर वी, व्हाट आर वी डूइंग, राइट। सो इस वीडियो में वो सब चीज़ अब नहीं करेंगे, ठीक है, अदरवाइज हमारा टॉपिक छूट जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स हम स्टार्ट करते हैं विद इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, बाय मी। चलिए, तो हमारा यूनिट 1 अभी चल रहा है और ये उसका थर्ड पार्ट है। अगर आपने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सी दोस 2 पार्ट्स। वहां से आपको थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है उसका एक आइडिया लग जाएगा और हमने जीरो थ्रो भी वहां पे कवर किया है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सी दोस 2 वीडियोस बिफोर कमिंग हियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है, ये बेसिकली हमें बताता है बिटवीन एनर्जी वर्क रिलेशनशिप, ठीक है। पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली इफ वी लुक एट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट अफर्म्स दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेरी गुड, ये तो हमें पता है भाई कि भाई हीट जो होता है वो हमारा एक एनर्जी का फॉर्म होता है। व्हाट इट मींस इज दैट द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर गवर्न्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हीट एक एनर्जी होती है तो वहां पे कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आल्सो समटाइम्स रिफर्ड टू एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपके लिए, एनर्जी इज नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसका है ये, फर्स्ट लॉ का इक्वेशन, फर्स्ट लॉ इक्वेशन। चलिए अब हम इसको देखते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे हमारे पास ई होती है, डेल्टा ई ले लेते हैं, चलिए, चेंज इन एनर्जी। क्या होता है, चेंज इन एनर्जी, ठीक है। और डेल्टा यू होता है हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या होता है ये, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्लियर। और डब्ल्यू यहां पे होता है हमारे पास वर्क, ठीक है। यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट इन तीनों का होता है हमारे पास जूल्स। क्या होता है, जूल्स, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल है जहां से हमें पता चलेगा कि एनर्जी इज नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इज चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि भाई फर्स्ट लॉ क्या था। फर्स्ट लॉ इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इट इज हीट वर्क रिलेशनशिप। हीट वर्क रिलेशनशिप यानी कि हीट और वर्क के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि दोनों एक एनर्जी के फॉर्म होते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग फर्स्ट लॉ से डिफाइन करते हैं। बहुत सिंपल है, देखिए क्या होता है। मान लीजिए ये मेरे पास है स्टेट 1, मतलब कि एक टैंक है, ठीक है। इस टैंक के अंदर जो है वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट। वहीं पे ये स्टेट 2 है, यहाँ पे हमारे पास Q2 अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट है, क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखो तो मैं एक चीज देख के बता सकता हूँ कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2। क्यों, क्योंकि मोर हीट मतलब मोर एक्सपांशन, मोर एक्सपांशन। भाई जितना ज्यादा हीट होगी मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा एक्सपांड करेगा ना, उसके अंदर की जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो उतनी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से अगर ज्यादा हीट हम देंगे तो ज्यादा एक्सपांशन हमें मिलेगा। तो अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर ज्यादा हीट है और इसकी वजह से जो इसका लेंथ है, ठीक है, लेंथ हटा देते हैं, लेंथ यहाँ पे नहीं डालते, लेंथ अगर डालेंगे तो इट विल बी कंफ्यूजिंग। विल रिमूव लेंथ और लेंथ को हटा के हम क्या डालते हैं यहाँ पे, मान लो डिस्टेंस। ये x मैंने मान लिया डिस्टेंस, ठीक है। तो x यहाँ पे क्या है जी, डिस्टेंस कवर्ड बाय पिस्टन। ये क्या है यहाँ पे, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट अ पिस्टन। इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं x1 और इस डिस्टेंस को मैं क्या मान लेता हूं, x2। सेम चीज है, x इज व्हाट, x इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पिस्टन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि हीट एनर्जी जो है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से ज्यादा एक्सपांशन होगा स्टेट 1 में, तो मैंने क्या किया ना, मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया हीट एनर्जी को, Q12 विच इज Q1 माइनस Q2। मैंने यहाँ पे हीट ट्रांसफर कर दिया, मतलब Q1 के पास ज्यादा एनर्जी थी, Q2 के पास कम थी, है ना। Q1 के पास ज्यादा एनर्जी थी, Q2 के पास कम थी, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर करने के बाद जो मेरा यहाँ पे स्टेट आया, ठीक है, जो मेरा यहाँ पे स्टेट 2 आया, वो क्या था कि ये पिस्टन का जो डिस्टेंस है x1 वो अब चेंज हो चुका है x2 में, एंड फ्रॉम डायग्राम आई कैन क्लियरली से दैट x1 इज ग्रेटर देन x2। मतलब कि हीट एनर्जी जाने की वजह से पिस्टन का मूवमेंट क्या हुआ, नीचे की तरफ मूव हुआ। मेरा पिस्टन जो है यहाँ पे वो कहाँ मूव हुआ, डाउन। कहाँ मूव हुआ, डाउन। तो आप देख सकते हो कि हीट एनर्जी की वजह से वर्क हुआ, हीट एनर्जी की वजह से क्या हुआ, वर्क हुआ। एनर्जी तो मैंने क्रिएट की नहीं, मैंने सिर्फ क्या किया, एनर्जी को ट्रांसफर किया। किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। फिर से मैंने हीट के फॉर्म में ट्रांसफर की एनर्जी, जिसकी वजह से मेरा क्या हुआ, वर्क हुआ। वर्क क्या था, पिस्टन का नीचे जाना फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन व्हिच वाज x1। तो यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच इज नथिंग बट हीट वर्क रिलेशनशिप।
And the second line is energy is always conserved, which means that it can neither be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another. तो आई होप सो आपको ये डेफिनेशन अब अच्छे से समझ में आ गया हो कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको दो चीजें बताती है। पहला किसके बारे में, हीट और वर्क के रिलेशनशिप के बारे में, दिस इज हीट, दिस इज वर्क। ठीक है, इस क्वांटिटी के बारे में हम देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बट दिस इज हीट, दिस इज व्हाट, दिस इज हीट एंड दिस इज वर्क। तो हीट और वर्क के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। और दूसरी चीज जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है वो ये है कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, मतलब कि हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसको बना नहीं सकते और बिगाड़ नहीं सकते। ठीक है, क्रिएटेड का मतलब बनाना, बिगाड़ने का मतलब डिस्ट्रॉयड। तो आई होप सो आपको क्लियरली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। मतलब कि डेल्टा क्यू क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, Q2 माइनस में Q1 इज इक्वल्स टू U2 माइनस में U1 प्लस में W। ठीक है, तो ये क्या है, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी चेंज, हीट एनर्जी का चेंज। और ये क्या होता है हमारा, इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे ये जो Q होता है, U होता है और W होता है, इसके बारे में हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw। ये कौन सा फॉर्म हो गया भाई, ये हो गया डेरिवेटिव फॉर्म। डेरिवेटिव फॉर्म मतलब कि एक छोटे से चेंज का फॉर्म। डेरिवेटिव फॉर्म मतलब कि एक बहुत छोटा सा चेंज हुआ है, उसको हमने लिखा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ये डेरिवेटिव फॉर्म के बारे में भी हम बात करेंगे, बट मेन इक्वेशन इज दिस, इसी को मैंने चेंज किया है खाली। ठीक है, चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, प्लीज इसको समझ जाना कि ये आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं, मैंने कोई भी एक आर्बिट्री बॉडी ले ली, कोई भी एक आर्बिट्री बॉडी ले ली, तो इस बॉडी में अगर मैंने हीट ऐड किया है, Q अगर मैंने ऐड किया है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये बॉडी को मैं क्या बोलूंगा, बिकॉज आई एम टेकिंग इट इनटू कंसीडरेशन फॉर स्टडी पर्पस, दिस इज माय सिस्टम। तो अगर मैंने इसमें हीट ऐड की तो वो लेंगे हम पॉजिटिव। और अगर मैंने इसमें वर्क ऐड किया, वर्क ऐड करना मतलब कि अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं मोटर, तो इलेक्ट्रिकल मोटर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं जिसकी वजह से वो वर्क प्रोड्यूस करता है, हाँ या ना। तो अगर मैंने वर्क यहाँ पे दिया, या तो मैं मान लेता हूँ मोटर बता दो, कंप्रेसर ले लो, एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर का काम क्या है, हवा को कंप्रेस करना, मगर वर्क क्या है एयर कंप्रेसर का, मोटर जो कंप्रेसर को चला रहा है। तो मोटर इज गिविंग द वर्क टू एयर कंप्रेसर टू कंप्रेस एयर। क्लियर? तो एडेड वर्क विल ऑलवेज बी नेगेटिव इन द सिस्टम। ठीक है, किसी भी सिस्टम में अगर मैं वर्क दे रहा हूं तो वो होगा नेगेटिव, और अगर मैं हीट दे रहा हूं तो वो होगा पॉजिटिव। वही अगर किसी भी सिस्टम से मैं अगर हीट को रिजेक्ट कर रहा हूं तो वो होगा नेगेटिव, और किसी भी सिस्टम से अगर मैं वर्क को रिजेक्ट कर रहा हूं तो वो होगा पॉजिटिव। मतलब मुझे वो सिस्टम से वर्क मिल रहा है। याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। ठीक है, तरीका ये है कि किसी भी सिस्टम में अगर आप हीट दे रहे हो तो वो पॉजिटिव दे रहे हो, हीट आप दे रहे हो। ठीक है, और आपको अगर उस सिस्टम से वर्क मिल रहा है तो वो भी पॉजिटिव। भाई वो सिस्टम मुझे वर्क दे रहा है ना, तभी तो वो पॉजिटिव है, तभी उसका वर्क पॉजिटिव है। और इसका वाइसा वर्सा कर दो कि भाई वर्क लेने के बदले अगर मैं वर्क दे रहा हूं किसी भी सिस्टम को तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर उस सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रही है तो वो भी नेगेटिव हो जाएगी। यानी कोई एक चीज याद रखो, हीट देना सिस्टम को पॉजिटिव और सिस्टम से वर्क लेना पॉजिटिव, बाकी दोनों चीजें जो है वो तुरंत वाइसा वर्सा हो जाएंगी, यानी नेगेटिव। तो ये चीज आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। MI स्टार बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे में एक बार मैं आपसे यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेता हूं कि Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। तो Q की यूनिट यहां पे होगी जूल्स। ये स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा सा होते हुए, कोई बात नहीं। अगर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही हो वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में से क्लैरिफाई कर सकते हैं। आई बी हैप्पी टू गेट दैट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम यू गाइस। और कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। और वर्क की भी यूनिट आपके पास रहेगी जूल्स, तीनों की यूनिट रहेगी जूल्स। 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 1000 जूल्स। ठीक है, 1 किलो जूल में कितने जूल्स होते हैं, 1000 जूल। क्लियर है? अच्छा, अभी मैंने लास्ट क्लास में एक बार बताया था कि अगर मेरे पास कोई भी पीवी डायग्राम होता है, P वर्सेस V डायग्राम, और अगर मेरे पास कोई भी ये प्रोसेस जाता है, ठीक है, फॉर V1 टू V2, ठीक है, मान लीजिए ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ठीक है, क्या है ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ठीक है, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है हमारे पास, जो कि जा रहा है V1 से लेके V2 की तरफ। तो ये हो जाएगा P1 प्रेशर। तो वर्क यहां पे हमेशा होता है PdV। dV मतलब क्या होता है, PV2 माइनस V1। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं V1 से लेके V2। तो ये दोनों चीजें वन एंड द सेम होते हैं। ठीक है, वन एंड द सेम होते हैं। मतलब कि वर्क को अगर आप लिख रहे हो PdV
तो इसका मतलब होता है कि आप बहुत स्मॉल चेंज की बात कर रहे हो, और अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो V2 माइनस V1 मतलब ये है वेरी लार्ज चेंज, मतलब कि वॉल्यूम का जो चेंज है ना, डिफरेंस है ना, वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इस केस में, पीडीवी के केस में। ठीक है, तो आप कुछ भी लिखिए, इट इज ऑल वन एंड द सेम। ठीक है जी, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास रिलेटेड है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लॉ। कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल व्हिच विल बी सॉल्विंग, हमेशा गिवन डेटा लिखने की आदत डालिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गिवन डेटा लिखने की आदत डालिए। और जो भी स्टेप्स मैं बताऊंगा आपको, अगर आपने उन स्टेप्स के साथ न्यूमेरिकल किया तो आपका आंसर 100% आना ही आना है, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। लेकिन अगर आपने उन स्टेप्स में कुछ ब्लंडर किया, देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मिस्टेक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पे जी गिवन डेटा क्या है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पे, गिवन डेटा हमारे पास क्या है। चलिए तो सबसे पहले देखिए, अ गैस एब्जॉर्ब्स 500 जूल ऑफ हीट, मतलब कि क्यू कितना है, गैस ने कितना लिया 500 जूल, प्लस 500 क्यू क्योंकि एब्जॉर्ब किया हमने। अगर ये गैस का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसको हमने उतनी हीट दी है, 500 जूल की हीट दी है। ठीक है, एंड डज 200 जूल ऑफ वर्क, तो वर्क भी यहाँ पे हमारा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि हमको यहां से वर्क मिल रहा है कितने का, 200 जूल का वर्क। ठीक है, आउटपुट वर्क। ठीक है, इनपुट वर्क नहीं है ये, एक आउटपुट वर्क है। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू हमें निकालना है। तो ये बहुत आसान सा सवाल है। फर्स्ट लॉ का इक्वेशन क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू Q माइनस डब्ल्यू, मतलब कि 500 माइनस 200 विच इज इक्वल्स टू 300 जूल्स। यहां पे आपके पास 300 जूल्स एज एन आंसर आ गया। कहने का मतलब ये है कि हमने किसी भी गैस के मॉलिक्यूल को, ये गैस का मॉलिक्यूल है, इसको हमने कुछ अमाउंट ऑफ हीट दिया जिसको हमने पॉजिटिव लिया, और उसने हमको उस हीट एनर्जी को लेके कुछ अमाउंट ऑफ वर्क दिया जो कि पॉजिटिव है। तो फिर हमें इक्वेशन में डाल के सीधे सीधे इंटरनल एनर्जी निकालनी है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखिए अगेन गिवन डेटा। तो यहां पे हमारे पास गिवन में क्या है, एन आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होता है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, डज 150 जूल ऑफ वर्क, तो इसने कितना वर्क किया भाई, 150 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, व्हाइल इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बाय 250, तो इसका इंटरनल एनर्जी कितना हो गया, माइनस में 250 जूल्स। क्यों, क्योंकि इसका जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारे पास क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ है, हमारे पास डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहां पे हम अगेन वही इक्वेशन लगाएंगे। हमें क्या चाहिए, हीट एडेड या रिमूव, मतलब कि क्यू हमें निकालना है और उसका स्टेट भी बताना है कि भाई क्या वो हीट सिस्टम में ऐड हुई है या वो सिस्टम में रिमूव हुई है। अगेन Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, तो माइनस 250 प्लस 150, Q विल बी इक्वल्स टू माइनस 100 जूल्स। मतलब क्या होता है इसका, तो अभी मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि अगर यहाँ पे माइनस आ गया मतलब कि हीट इज रिजेक्टेड। रिजेक्टेड बाय क्या है हमारा सिस्टम इस केस में, गैस, मतलब कि आइडियल गैस ने 100 जूल हीट जो है वो रिजेक्ट कर दिया। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब करते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन। ठीक है, मेरा हमेशा यही मोटो रहेगा कि आप मेरे वीडियोस देख के उस टॉपिक को समझ जाएं, ताकि फिर आप कोई भी क्वेश्चन उठा लें XYZ, आपको पूरा टॉपिक जो है वो बाय हार्ट हो जाएगा। यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच यू वांट। तो अगेन 300 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम, मतलब क्या, अब तो याद हो जाना चाहिए भाई, प्लस 300 जूल। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे प्लीज आप यूनिट रखिएगा, यूनिट मेंशन होना ही चाहिए। यूनिट जो है वो हमारे पास मेंशन होना ही चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए तो 300 जूल का हमने हीट दिया सिस्टम को और उसकी इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो गई है बाय 180 जूल्स। ठीक है, अब देखिए वर्क डन हमें यहाँ पे निकालना है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब प्लस जूल कुछ भी आएगा। ठीक है, बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम ने वर्क किया है, मतलब कि वर्क क्या होगा, अगेन पॉजिटिव। मैं बार बार इसे रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप एग्जाम में मिस्टेक नहीं करें। तो डेल्टा U प्लस डब्ल्यू इक्वल्स क्यू। क्यू है हमारे पास 300 इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस 180। 180 को यहां भेज दीजिए तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 300 माइनस 180 which is nothing but 120 joules. It is nothing but 120 joules. मतलब 120 जूल का जो काम है वो सिस्टम ने किया है, यानी वो क्या है, पॉजिटिव। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पे अब देखते हैं कि यहां पे हमें क्या गिवन है। ठीक है, यहां पे गिवन है बेसिकली कि अ गैस एक्सपांड्स। ठीक है, एक गैस है हमारे पास, वो एक्सपांड किया अगेंस्ट अ पिस्टन। एक पिस्टन है, उसके खिलाफ एक गैस ने एक्सपांड किया एंड डज 400 जूल ऑफ वर्क। यानी वही केस हो गया कि मेरे पास एक बीकर है, इसके अंदर मैंने एक पिस्टन को रखा है। ये क्या है, मेरे पास एक पिस्टन है और पिस्टन जो है वो यहां से लेके यहां मान लो मूव हो गया x डिस्टेंस, यानी
यहां कहीं पे मेरा जो है वो पिस्टन अब पहुंच चुका है, किसकी वजह से? अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसने कितना वर्क किया? 400 जूल का, अगेन पॉजिटिव। 100 जूल ऑफ हीट इज रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, मतलब कि -100 जूल। क्यों? क्योंकि रिमूव किया है, सिस्टम से रिमूव किया है। ठीक है। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगेन Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। यहां से डेल्टा U कितना आ जाएगा? -100 -400, विच मीन्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज -500 जूल। यानी कि -500 जूल का जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमको मिला है। कितना? -500 जूल्स। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज कि अ सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी, एक सिस्टम का इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हुआ बाय 500 जूल। ठीक है, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हुआ बाय 500 जूल। ठीक है, 250 जूल ऑफ वर्क इज डन। वर्क कितने का हुआ? 250 जूल्स का ऑन द सिस्टम। अब देखो वर्क किस पे किया है? ऑन द सिस्टम, मतलब यहां पे कौन सी साइन आ जाएगी? नेगेटिव साइन। और अब हमें हीट ट्रांसफर निकालना है। सो अगेन डेल्टा U प्लस W इक्वल्स Q। Q क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? 500 माइनस 250, मतलब द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 250 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, गिवन टू सिस्टम। ठीक है, समझ में आया? ये माइनस साइन का मतलब आपको समझ में आया क्या? दिस इज नथिंग बट वर्क डन बाय सिस्टम। ठीक है, वर्क डन बाय सिस्टम। तो आई होप सो आपको अब जाके सारे के सारे न्यूमेरिकल समझ में आए। एंड इसके अलावा इस टॉपिक पे और कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता, यू कैन ट्राई दिस आउट। और आपके IMU में ये 2 से लेके 4 मार्क का पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी 5 भी पूछ देते हैं, मगर 2 मार्क का तो कंफर्म क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल पे। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। हमने जो इक्वेशन पढ़ा वो था Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। उसमें हमने वर्क के बारे में बात किया है, हीट के बारे में बात किया है, इस वीडियो में भी बात किया है, और डिटेल में हमने पिछले वीडियो में भी इनके बीच में सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज, ये दोनों पाथ फंक्शन होते हैं, वो भी हमने देखा। अब हम बात करेंगे इस थर्ड क्वांटिटी के बारे में, विच इज नथिंग बट इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या होता है? दिस इज द सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। देखिए 2 तरीके की एनर्जी होती है, एक होता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक होता है मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, वो एनर्जी जो कि बड़ी ही माइन्यूट होती है और चेंज इज नॉट ऑब्जर्व्ड, मतलब कि इनके बीच में जो चेंज होता है उसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते। देखो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि भाई एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हाँ या ना? तो वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि जिनका चेंज हम देख नहीं सकते अपनी नेकेड आइज से, बस माइन्यूट चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जहां पे हमारे पास बहुत ज्यादा चेंजेस फॉर्म होते हैं और उस एनर्जी चेंज को हम लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि एक ग्लास रखा हुआ है, ये ग्लास एकदम स्टेबल, ना ही कोई हीटिंग है ना ही कोई कूलिंग है, कुछ नहीं। तो इसके अंदर भी एनर्जी चेंज हो रहा है, इसके अंदर भी एनर्जी चेंज हो रहा है। क्या है? इसके अंदर भी हमारे पास एनर्जी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो एनर्जी चेंज होगा कुछ उसका पोटेंशियल एनर्जी किसके? इसके मॉलिक्यूल्स का, और इसके मॉलिक्यूल्स का हमें क्या देखने को मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी। ये हम देख नहीं सकते मगर ये प्रेजेंट होता है। तो उस इंटरनल एनर्जी को भी हम कंसीडर करते हैं जब हम पढ़ते हैं अबाउट दी फर्स्ट लॉ। तो दिस इज योर ऑल अबाउट व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए जूल्स लॉ, इसी इंटरनल एनर्जी का एक लॉ है कि एनर्जी ऑफ अ परफेक्ट गैस इज अ फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी परफेक्ट गैस है, अगर हमारे पास कोई भी परफेक्ट गैस का मतलब क्या होता है कि इट इज ऑल्सो नोन एज द आइडियल गैस। ये थ्योरेटिकल मॉडल होता है गैस का। ठीक है, जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, मतलब गैस के बीच में जो फोर्स लगता है, मान लो ये 2 गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये कुछ फोर्स लगाएगा F, ये कुछ फोर्स लगाएगा F, सो दिस F इज कंसिडर्ड टू बी 0 and the gas molecules are assumed to have no volume, मतलब इसका वॉल्यूम क्या होगा? V1 0 and V2 will be also 0। Is it clear? ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पे कि आइडियल गैस तो ऐसे हम होता नहीं है ऐसा कोई गैस, मगर हम अज्यूम करते हैं ताकि हम स्टडी अच्छे से कर पाए उस सिस्टम के बारे में। तो हमेशा याद रखिएगा कि जूल्स लॉ हमको क्या बोलता है यहाँ पे कि कोई भी आइडियल गैस या परफेक्ट गैस
का जो इंटरनल एनर्जी होता है वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। T यहां पे क्या है हमारे पास, टेम्परेचर। ठीक है, T यहां पे क्या है हमारे पास जी, टेम्परेचर। कोई भी इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस। दिस इज योर जूल्स लॉ। ये 1 मार्क के एमसीक्यू के लिए भी कभी कभी पूछते हैं कि भाई व्हाट इज जूल्स लॉ। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, अब हमें यहां पे बताना है कि भाई एनर्जी जो होता है वो सिस्टम की एक प्रॉपर्टी होती है। सिस्टम की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि भाई कोई भी अगर हम एक ग्राफ ले लेते हैं, मान लो एक P वर्सेस V का ग्राफ ले लेते हैं, P वर्सेस V का ग्राफ, तो एक पॉइंट है ये स्टेट 1 और एक है स्टेट 2। अब मान लो कोई भी प्रोसेस जो कि स्टेट 1 और 2 के बीच में होता है वो ऐसे जा रहा। ठीक है, ये प्रोसेस ने पाथ लिया है m पाथ। क्या लिया है, m पाथ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, क्या बोलेंगे हम यहां पे कि इस पाथ में कुछ तो हीट रिलीज या गिवन होगा, QM इज इक्वल्स टू डेल्टा UM प्लस कुछ तो वर्क हुआ होगा M। क्लियर है, कुछ तो हीट रिलीज हुआ होगा और कुछ तो यहां पे हमारे पास वर्क हुआ होगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ के हिसाब से। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हीट रिलीज या एडेड जो भी है दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा EM प्लस WM। मतलब क्या कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही है ये। क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये क्या है जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, चलिए दूसरा अगर मैं प्रोसेस लेता हूं सेम, मैं चेंज कर आपको समझ में आ जाएगा। इट विल बी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। मतलब मान लीजिए ये पाथ अगर लिया गया है, दिस इज मान लो पाथ A, अगेन QA इज इक्वल्स टू डेल्टा EA प्लस WA। क्लियर है, तो अगर मैं इसे मान लेता हूं इक्वेशन 1, इसे मान लेता हूं इक्वेशन 2, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि dq इज इक्वल्स टू dw। ठीक है, ये हमको पता है, वी नो दिस हीट वर्क रिलेशनशिप। ठीक है, वर्क हीट रिलेशन, वर्क हीट रिलेशन। ठीक है, तो देखिए दो इक्वेशन जो मैंने लिखे वो क्या था, QM इज इक्वल्स टू डेल्टा EM प्लस WM और QA इज इक्वल्स टू डेल्टा EA प्लस WA। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब देखिए ये जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 आई है, यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 डेल्टा EM इज इक्वल्स टू डेल्टा EA। डेल्टा EM जो होता है वो डेल्टा EA के इक्वल होता है। क्लियर है, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि QM, ठीक है, QM प्लस QA
इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एम प्लस डब्ल्यू ए। क्लियर है? ओके, तो यहां से अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं, यहां से इसको यहां भेज दूं और इसको यहां भेज दूं, तो क्या हो जाएगा, क्यू एम माइनस डब्ल्यू एम इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए, यहां पे क्या आएगा, डब्ल्यू ए माइनस क्यू ए। दिस बिकम्स माई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आई होप सो आपको इतनी बातें समझ में यहां पे आ चुकी है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई क्यू एम माइनस डब्ल्यू एम एंड डब्ल्यू ए माइनस क्यू ए, हमने यहां पे ये इक्वेशन देखी। ठीक है, तो क्यू एम माइनस डब्ल्यू एम क्या होगा, फ्रॉम 3 क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्यू एम माइनस डब्ल्यू एम क्या होगा, डेल्टा ई एम इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा ई ए। क्लियर? यहां पे क्या आएगा, माइनस। हमने इक्वल तो माना ही था उस चेंज इन एनर्जी को, मगर किसके इक्वल था, कैसे इक्वल था, माइनस डेल्टा ई ए के। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे कि अब मैंने क्या कर दिया, यहां पे एक तीसरा प्रोसेस ले लिया। मान लो ये प्रोसेस ले लिया मैंने, कुछ तो यहां पे एल क्या ले लिया मैंने, यहां पे एल। तो भाई यहां पे एक चीज देखो कि डेल्टा ई एम इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा ई ए। डेल्टा ई ए क्या है, डब्ल्यू ए माइनस क्यू ए, यानी कि हीट यहां पे रिजेक्ट हुई, मतलब कि मेरा जो प्रोसेस है वो कुछ ऐसे कंप्लीट हुआ। कैसे, देखिए ये मैंने यहां से यहां जो एक लाइन बनाई थी, ये अब ऐसे जाएगी, एंड दिस अगेन विच आई एम टेकिंग एज पाथ एल, इसको मैं भी रिवर्स डायरेक्शन में ले लेता हूं, विच मीन्स कि ये भी एक प्रोसेस को कंप्लीट कराएगा। तो जो मैं प्रूव करना चाहता हूं वो आपको अब समझ में आएगा। तो देखिए क्या बोल सकते हैं हम लोग इधर, सेम चीज, क्यू एल इज इक्वल्स टू डेल्टा ई एल प्लस डब्ल्यू एल। सेम अगर मैं करूंगा, दिस बिकम्स माई इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो मैं ये पार्ट अब इरेज कर देता हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, चलिए तो यहां पे देखिए 5 वाले इक्वेशन से मैं क्या बोल सकता हूं कि इफ आई कंपेयर इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन कौन सा वाला, m वाला 1, आई गेट क्या मिलेगा मुझे, डेल्टा ई एम इज इक्वल्स टू माइनस में डेल्टा ई एल, becomes equation 6। तो from 4 and 6, कहां से कहां, 4 और 6 से, from 4 and 6 we get डेल्टा ई एल इज इक्वल्स टू डेल्टा ई ए। क्लियर है? देखिए मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने 2 पाथ लिया, m जाने का और आने के 2 पाथ लिए, तो हमें पता चला m और a के बीच में रिलेशन है डेल्टा ई एम इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ई ए, और m और l के बीच में रिलेशन है डेल्टा ई एम इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ई एल। मतलब कि एनर्जी ट्रांसफर does not
डिपेंड ऑन पाथ। पाथ पे जी कभी भी डिपेंड नहीं करेगा एनर्जी ट्रांसफर आपका, कभी भी आपका एनर्जी ट्रांसफर किस पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ पे। तो चाहे मेरा प्रोसेस यहां से यहां चला जाए और रिटर्न में ऐसे आए या ऐसे आए, E remains same. E remains same. So this is what is energy is a property of a system. मतलब कि जो आपकी एनर्जी होगी वो फिर क्या होगी, इस सिस्टम की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो हम यहां से एक और चीज बोल सकते हैं कि एनर्जी मेरा क्या हो गया, पॉइंट फंक्शन। एक तरीके से क्या हो गया, पॉइंट फंक्शन। तो आई होप सो आपको ये प्रोसेस समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिफाइन स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv। ठीक है, तो यहां पे देखिए हम यहां पे Cp समझते हैं क्या होता है। सो दिस इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। किस पे होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब कि द अमाउंट ऑफ हीट required to 1 kg of mass so as to raise its temperature by unit Kelvin या degree centigrade. So the amount of heat required to 1 kg of mass या required by 1 kg of mass so as to raise its temperature by unit degree Celsius या unit Kelvin is called as specific heat at constant pressure. ठीक है, यहां पे आप एक और लाइन डाल सकते हैं कि भाई at constant प्रेशर। क्लियर है, वहीं पे हमारे पास यहां पे अब Cp क्या हो, Cv क्या हो जाएगा, वहीं पे हमारे पास Cv क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो सेम चीज, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 kg of substance to increase its temperature by unit Kelvin या unit degree Celsius at constant volume is called as specific heat at constant volume। तो अब इनके यूनिट की बात कर लेते हैं यहां पे। ठीक है, तो Cp और Cv की यूनिट होती है किलो जूल। किलो जूल भी नहीं, अगर हम इसकी नॉर्मल यूनिट्स को देखें दैट इज जूल पर केजी केल्विन। कैसे, तो Q इज इक्वल्स टू mCp डेल्टा T, ये एक हमारे पास इक्वेशन होती है। Q होता है हमारे पास जूल में, Cp का हमें निकालना है, मास होती है केजी में, और टेम्परेचर डिफरेंस हम ले सकते हैं केल्विन में या यूनिट डिग्री सेल्सियस में। सो दिस बिकम्स योर यूनिट फॉर Cp एंड Cv। क्लियर है, परफेक्ट। अब देखिए Q और U, इनके फॉर्मूले mCv डेल्टा T। हमेशा याद रखिएगा कि Q का इक्वेशन अगर हमें लिखना हो इस फॉर्म में तो हम लिखेंगे Q इज इक्वल्स टू mCp और U इज इक्वल्स टू mCv डेल्टा T।
क्लियर है? तो आई होप सो आपको सीपी और सीवी का डेफिनेशन समझ में आ गया। एक होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। चलिए ठीक है, तो यहां पे आगे बढ़ते हैं। अगर मैं चाहूं तो आपको डेफिनेशन में लिख के दे देता हूं सीवी का। अमाउंट ऑफ हीट required to the amount of heat required by 1 kg of mass to increase its temperature by unit डिग्री सेल्सियस या केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे डिफाइन एंड डिराइव द मेयर्स रिलेशन फॉर अ परफेक्ट गैस। देखिए मेयर्स रिलेशन क्या होता है यहां पे, इट इज नथिंग बट वी have Cp minus Cv equals R। ये चीज हमें डिराइव करनी है, ये चीज को क्या करना है, हमें डिराइव करना है। एक सेकेंड, इसी चीज को हमको क्या करना है, डिराइव। ठीक है, तो यहां पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉयलर है। ठीक है, यहां पे एक हमारे पास क्या है, बॉयलर है। ठीक है, बॉयलर में यहां पे पानी है और यहां पे हमने हीट दे रखा है। क्या दे रखा है, हीट हम यहां पे दे रहे हैं, और ये क्या है, वाटर। ठीक है, अब यहां से क्या निकलेगा, स्टीम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw फॉर स्मॉल चेंज। इतनी बात क्लियर है क्या? ओके, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि all process should be at constant pressure। मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, इसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। अगेन दिस इज सपोजिंगली अ बॉयलर। ये क्या कर रहा है, इसमें हमने हीट दिया, उससे इसने पानी को गर्म किया और उससे स्टीम प्रोड्यूस हुई। वो स्टीम को हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर पर्पसेस, बहुत सारे पर्पस होते हैं, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट दिस स्टेट कन्वर्जन इज टेकिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सारे प्रोसेसेस क्या होंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे ही होंगे। क्लियर है? चलिए तो अब हम आगे देखते हैं। तो यहां पे dq इज इक्वल्स टू dw प्लस du। हमने अभी बताया कि हम dq को क्या लिख सकते हैं, mcp डेल्टा t। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर हमारा कैसे हो रहा है, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, एंड dw प्लस du को क्या लिख देंगे, mcv डेल्टा t। मैंने अभी बताया था, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इज कांस्टेंट। भाई वॉल्यूम भी तो कांस्टेंट है ना इस फेस चेंज का। तो यहां पे देखिए mcp t2 माइनस t1, ग्रेटर टेम्परेचर माइनस स्मॉलर टेम्परेचर। वर्क डन pv2 माइनस v1। क्यों भाई? क्योंकि वर्क इज इक्वल्स टू p dv।
ये भी हमने डिस्कस किया है, प्लस MCV T2 माइनस T1। अब हम अज्यूम क्या कर रहे हैं कि हमने जो गैस लिया है या हमने जो सब्सटेंस लिया है वो है परफेक्ट इन नेचर या आइडियल। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास, PV इक्वल्स टू MRT। इसको अगर मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1 तो ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन 2। तो देखिए PV इक्वल्स टू RT, तो PV1 इक्वल्स टू MRT1 एंड PV2 इक्वल्स टू MRT2। क्यों भाई, देखो M और R तो क्या है, कांस्टेंट, और ये क्या है, कांस्टेंट, और T1 और T2 तो चेंज होगा, V1 V2 भी चेंज होगा, और P भी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। ये तो हमने पहले ही अज्यूम कर लिया है। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, ओके। चलिए, तो मैं यहां पे इस पार्ट को इरेज कर देते हैं। चलिए, तो वो हो गया था हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ये है इक्वेशन 3। तो फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 क्या मिलेगा हमको, देखिए PV2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू MRT2 माइनस T1, इक्वेशन 4। तो पुट 4 इन कौन से इक्वेशन में रखेंगे हम, 1 में, 1 वी गेट क्या मिलेगा, MCP T2 माइनस T1 इक्वल्स टू MCV T2 माइनस T1 प्लस MR T2 माइनस T1। तो अब देखिए यहां से M T2 माइनस T1, M T2 माइनस T1, M T2 माइनस T1 है कॉमन, तो क्या हो जाएगा, M T2 माइनस T1 इंटू CP इज इक्वल्स टू M T2 माइनस T1 M T2 माइनस T1 CV प्लस M T2 माइनस T1 R। तो यहां से हमने इसको कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तीनों साइड से, सो हमारा आंसर आ गया CP माइनस CV इक्वल्स R। सो दिस इज योर डेरिवेशन फॉर मेयर सॉल्यूशन। अगेन बॉयलर अज्यूम किया, प्रेशर कांस्टेंट लिया, इक्वेशन में हमने पुट किया, यहाँ पे डी क्यू को हमने लिखा MCP डेल्टा टी, डी यू को लिखा MCV डेल्टा टी। रीजंस, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट ऑलरेडी बॉयलर में। और फिर हमने जब इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, यहाँ पे ये आ रहा था MCV T2 माइनस T1, और ये PV2 माइनस V1 को चेंज करने के लिए हमने क्या अज्यूम किया, परफेक्ट इन नेचर, आइडियल गैस हम बोल सकते हैं। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, PV बराबर MRT, तो P1 V1 बराबर MRT इक्वल एंड P2 V2 बराबर MRT। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ये मिला कि भाई PV2 माइनस V1, क्यों, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इक्वल्स टू MRT2 माइनस T1। अब जब हम लोग इक्वेशन 4 को 1 में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CP माइनस CV इक्वल्स टू R। चलिए अब देखिए प्रूफ क्या करना है हमको, y इक्वल्स टू 1 प्लस R बाय CV। ये y नहीं है, इसको गामा लिखते हैं, ठीक है, गामा लिखते हैं, ये ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, तो हमें पता है कि भाई CP माइनस CV इक्वल्स टू R। अब R बाई CV करना है तो डिवाइड,
इसको मान लो इक्वेशन 1, तो डिवाइड 1 बाय CV, तो CP बाय CV इक्वल्स, CP बाय CV माइनस 1 इक्वल्स टू R बाय CV। ठीक है, तो देखिए अब ये जो CP माइनस CV होता है, CP बाय CV होता है, सॉरी, इसको हम बोलते हैं गामा, विच इज गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट या हीट कांस्टेंट, हीट कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट और हीट कांस्टेंट। अच्छा, कौन सी हीट कांस्टेंट भाई, ये कौन सी हीट कांस्टेंट रहेगी इधर? स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। तो इसको हम लोग ये मान चुके हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं गामा माइनस 1 इक्वल्स टू R बाय CV। 1 को इधर भेज दो तो गामा इक्वल्स टू 1 प्लस R बाय CV। ये 3 मार्क का एक शॉर्ट डेरिवेशन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हमारे आज के सारे टॉपिक्स हो चुके हैं खत्म। अब हम कुछ MCQs को सॉल्व करेंगे। तो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नहीं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल। कंजर्वेशन ऑफ मास, नहीं। एंट्रोपी, नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब इन एन आइडियाबैटिक प्रोसेस द हीट ट्रांसफर डेल क्यू यानी कि डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है? हमने देख रखा है 0। कहां देखा था ये? 0th लॉ में। 0 किसमें देखा था? 0th लॉ में। द करेक्ट आंसर विल बी ए। Not maximum, not equal work done, not equal to change in internal energy. अब देखिए, for a cyclic process, the change in internal energy delta U, ठीक है, is, अब देखिए cyclic process यानी कि कोई भी प्रोसेस जिसमें एक पार्ट से दूसरे पार्ट गए, दूसरे पार्ट से, तो यहां पे हमारे पास का आंसर आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी कोई चेंज हो ही नहीं रही। तो डेल्टा U अगर हमारे पास होता है तो वो हमेशा क्या होता है? 0। किसके? चलिए, अब यहां पे मेयर्स रिलेशन कनेक्ट्स विच थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। तो हमें पता है मेयर्स रिलेशन क्या होता है? CP माइनस CV इक्वल्स R, मतलब कि स्पेसिफिक हीट्स CP और CV। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर एन आइडियल गैस? इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेशर, इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम, एंड इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज 0। तो डी गलत है, सी भी गलत है। क्यों? क्योंकि डेल्टा यू फॉर एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। जूल्स लॉ अभी हमने देखा, तो प्रेशर भी नहीं है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ थैंक यू टुडे फॉर सेलिंग विद अस एट आरू अंडरवे, योर मैरीटाइम जर्नी फॉर मास्टरिंग मरीन इंजीनियरिंग हैज जस्ट बिगन। न्यू वीडियोस मैंने जैसे बता रखा है ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। तो यहाँ पे हमने हमारा यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 1 इज कंप्लीटेड। अब यूनिट 2 करने से पहले, विच इज द एनालिसिस ऑफ क्लोज सिस्टम, मैं एक और वीडियो लाऊंगा जहां पे आई विल बी टीचिंग यू यूनिट कन्वर्जन्स, क्योंकि उसमें आप लोग काफी वीक हैं, मैं भी अपने टाइम पे वीक था। तो इट्स लाइक उसको करने के बाद अगर हम लोग आगे के क्वेश्चंस और आगे के टॉपिक्स करेंगे तो इट विल बी मोर यूजफुल। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और ये उन लोगों को जरूर भेजिएगा दोज हु आर रियली स्ट्रगलिंग विद बेसिक thermodynamics, because I have seen this and we all know what is the reality. So please do share with them and do comment on whatever doubts you feel like or whatever mistakes that you have seen in the video. Take care, bye.